आज आपके लिए एक बहुत ही भयानक एक इंसान की आप बीती लेकर आया हूं। आज जिस इंसान ने हमारे साथ अपनी घटना शेयर की है वह गुड़गांव की एक कंपनी में काम करते हैं और रहने वाले हैं बिहार के। तो बिहार और गुड़गांव के बीच काफी लंबी दूरी हो जाती है। तो जब भी उन्हें सफर करना होता था अपने घर जाने के लिए तो वह अक्सर ट्रेन का ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके पास अचानक से शाम के वक्त कॉल आता है कि भैया तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। तो वह इंसान जल्दीबाजी में अपने ऑफिस से निकलता है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन में पहले ही रिजर्व सीटें होती हैं और सीट मिलना बहुत मुश्किल है और ऊपर से अगर लेट हो गए तो ट्रेन और छूट जाती है। तो उन भाई साहब की भी ट्रेन छूट गई थी और अब उन्होंने फैसला किया कि भाई बस अड्डे में चलते हैं, अगर वहां से कोई बस मिल जाएगी तो उसी में बैठकर निकल लेंगे। बस उनका यह एक फैसला उनको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहा था जहां से उनके लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जहां पर सभी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, वहां पर ही हमें भगवान कोई ना कोई रोशनी दिखाते देते हैं। तो आज जैसे तैसे वह उस भयानक बस के सफर से बचने के बाद दोबारा से गुड़गांव में आ चुके हैं और वहीं पर जॉब कर रहे हैं। और वहीं से उन्होंने हमारे साथ ये पूरी घटना विस्तार से साझा की है। और ये घटना आपको जानना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि हम अनजान जगह पर जाते हैं, ना तो हमें प्रॉपर रूप से वहां की गाइडेंस मिल पाती है, ना कुछ रास्तों का पता चल पाता है, ना लोगों का पता चल पाता है। तो अगर आप ये घटना सुनेंगे तो आपको कोई चीजों का पता चलेगा, खुद से ही एहसास होने लग जाएगा कि हमें कहां कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो अगर आप इन हॉरर घटनाओं को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी फैमिली से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी घटना को उस इंसान के पर्सपेक्टिव से ही सुने। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, ये बात तब की है जब मैं गुड़गांव की एक कंपनी में काम कर रहा था। वह सर्दियों के दिन थे और मैं अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। ठीक इसी दौरान मुझे मेरे घर से फोन आया और बताया गया कि मेरे पिता बीमार हैं और मुझे जल्द से जल्द घर बुलाया गया। यह सब सुनकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। कुछ समय के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने खुद को शांत किया और ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दी। उस समय सर्दियों के दिन थे, इसलिए रात भी जल्दी हो जाती थी। उस समय 6:30 बज रहे होंगे। मेरा ऑफिस 7 बजे तक का था, इसलिए मैंने सोचा कि अब आधा घंटा किसी तरह से काम करके फिर 7 बजे के बाद ही निकल लूंगा। मैंने जैसे तैसे आधा घंटा काटा और फिर 7 बजते ही मैं भारी मन से ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरे गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन जा चुकी है। जब मुझे कोई ट्रेन नहीं मिली तो फिर मैंने बस अड्डे जाने का सोचा, क्योंकि जैसे तैसे मुझे घर तक पहुंचना ही था। फिर चाहे मैं जैसे भी जाऊं, टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा था। मुझे अपने घर वालों की चिंता सताई जा रही थी। इसी चिंता में मैं जैसे तैसे बस अड्डे पर पहुंचा। अब तक 8:30 से 9 के करीब बज चुका था, जिस वजह से बस अड्डे पर मौजूद बसों में मुझे मेरे गांव जाने वाली कोई बस दिखाई नहीं दी। मैंने जब वहां पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मेरे गांव जाने वाली आखिरी बस लगभग आधे घंटे पहले निकल चुकी है। उस समय मुझे इस बात का काफी अफसोस हो रहा था कि मैं ट्रेन स्टेशन जाने की जगह सीधा बस अड्डे पर आ गया होता तो मुझे बस मिल चुकी होती और अब मैं कैसे घर जाऊंगा। मुझे यही चिंता खाए जा रही थी कि तभी अचानक से काले बादल और फिर कुछ ही देर में वहां बारिश होने लगी। बेमौसम बारिश से बचने के लिए मैं उस बस अड्डे के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था और फिलहाल कोई भी बस चल नहीं रही थी, जिस वजह से वहां पर लगभग ना के बराबर लोग थे। बारिश की वजह से हाल यह था कि मैं ना ही घर जा पा रहा था, ना ही अपने कमरे में। मैं यही सब सोच रहा था कि आखिर कैसे जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचूं कि ठीक इसी दौरान लाल साड़ी में एक महिला मेरे पास आ बैठी। उस महिला ने छतरी ली हुई थी, जिस वजह से वह भीगी नहीं थी। मैं उस समय अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उस औरत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वह महिला मुझसे बोली, बिहार जाने वाली बस निकल गई या आने वाली है। उसकी आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उस औरत का सवाल सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बिहार तो मुझे भी जाना था। इसीलिए मैंने झट से कहा, बिहार जाने वाली सारी बस निकल चुकी है। मैं भी बिहार जाने के लिए निकला था, लेकिन मुझे
ना ही ट्रेन मिली और ना ही बस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसे जाऊं। यह सुनकर वो महिला बोली, कोई इमरजेंसी है क्या आपको? मैंने कहा, जी, लेकिन फिलहाल तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। पता नहीं घर पर सब सही होगा भी या नहीं। मेरे फोन की बैटरी भी चली गई है, जिस वजह से मैं घर पर फोन भी नहीं कर पा रहा और यहां इतनी बारिश हो रही है कि मैं घर भी नहीं जा पा रहा। तब वह महिला बोली, वैसे अगर यहां बस नहीं मिलती है तो आगे एक बस स्टैंड है, वहां पर जरूर हमें बस मिल जाएगी। तब मैंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन बिहार जाने वाली सारी बस तो निकल चुकी है, तो फिर वहां बस कैसे मिल जाएगी? वो महिला बोली, कुछ प्राइवेट बस एक समय के बाद भी चलती है और वह उस बस स्टैंड पर रोकती है। मैं कई बार उस बस से सफर कर चुकी हूं, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी घर जाने के लिए उसी बस में जाने का सोच रही हूं। इस पर मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी, क्योंकि मैं तो वैसे ही मुसीबत कमा रहा था और मुझे जैसे तैसे घर पहुंचना था। और अगर उस बस स्टैंड से मुझे घर जाने की बस मिल सकती है तो इसमें हर्ज ही क्या था। इसलिए मैं उस महिला के साथ उसकी छतरी में उस बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। हम दोनों बातें करते हुए वहां तक जाने लगे। ठीक इसी दौरान एक अजीब चीज हुई, और वो यह कि बातों बातों में जब मेरी नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। ठीक इसी दौरान उस महिला ने मुझसे कहा, क्या हुआ? आप अचानक से शांत कैसे हो गए? मैंने उस महिला के चेहरे की ओर देखा। वह हैरानी से मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसके पैरों की ओर देखा तो मैंने पाया कि उसके पैर सीधे ही थे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वह सच था या फिर मेरा वहम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा ही थक गया हूं और मैं परेशान भी हूं, इस वजह से मुझे इस तरह का वहम हो रहा होगा। इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा ध्यान ना देते हुए लगातार उसके साथ आगे बढ़ते रहा। कुछ देर बाद हम एक सुनसान से बस स्टैंड पर आकर रुके। उस समय उस बस स्टैंड के आसपास कोई भी नहीं था। वैसे भी सर्दियों के दिन थे और उस समय बारिश भी काफी हो रही थी, तो कौन ही होता। सामने सड़क पर भी कुछ कुछ देर में गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन अभी तक वह बस नहीं आई थी। मैं बड़ी उम्मीद से सड़क की ओर देख रहा था। धुंध से भरी उस सड़क पर जब दूर से कोई बत्ती नजर आती तो मैं खुश हो जाता कि शायद बस आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद टूट जाती। लगभग आधे घंटे बाद एक बस उस बस स्टैंड पर आकर रुकी और उसका दरवाजा खुल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आम बसों के कंडक्टर आवाज लगाते हैं, वहां पर इस बस के अंदर एकदम शांति छाई हुई थी। अब इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता, मेरे साथ खड़ी उस महिला ने मुझसे कहा, आओ यही है वह बस जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी। बोलकर वह महिला अपनी छतरी लेकर उस बस के अंदर चली गई। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी। मतलब बस के पास खड़े रहने से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। एक अलग तरह की ठंडक महसूस हुई थी। हालांकि वह ठंड का ही समय था, लेकिन उस बस की कुछ अलग बात थी। लेकिन मुझे घर भी पहुंचना था, इसीलिए मैं उस बस के अंदर चला गया। बस के अंदर जाकर मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही 8 से 10 लोग मौजूद थे। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली कि चलो मैं इस बस में अकेला तो नहीं हूं। फिर मेरी नजर मेरे साथ आई, उस महिला पर पड़ी। वह सबसे पीछे जाकर बैठ गई थी और मुझे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। मुझे उसका यूं मुस्कुराते हुए देखना काफी अजीब लगा। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं और उसके साथ शादी करना चाहता हूं। इसलिए मैं किसी दूसरी महिला को कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने उस महिला के दूसरी ही रो में मौजूद एक खाली सीट पर जाकर बैठने का सोचा, जहां आगे पीछे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे बस के अंदर आते ही बस के दरवाजे बंद हो गए और फिर बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। बस के चलते ही मैंने राहत की सांस ली कि अब मैं अपने घर तक बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। मैंने जेब में से अपना मोबाइल निकाला तो देखा उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं चार्जर भी लेकर नहीं आया था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल वापस से जेब में रख लिया और फिर घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगा।
मेरी आंख लगे कुछ ही देर हुई होगी कि तभी मुझे किसी का ठंडा स्पर्श मेरे हाथों पर महसूस हुआ। मैंने घबराते हुए एकदम से अपनी आंखें खोली तो पाया कि वही महिला मेरे पास बैठी थी और वह अपने हाथों से मेरे हाथों को टच कर रही थी। यह देखकर मैंने एकदम से अपना हाथ खींचा और कहा, यह आप क्या कर रही हैं? आप तो उधर बैठी थी ना, फिर यहां क्यों हो गई? वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे आपसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इस बस में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। मैंने कहा, तो देखिए मैडम, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं और थोड़ा परेशान भी हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और अपनी सीट पर जाइए। यहां और भी लोग हैं, आप उनसे बातें कर सकती हैं। इस पर वह महिला कुछ न बोलते हुए वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और मैंने राहत की सांस ली। मैं दोबारा से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही हुई होगी कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंख खोल के जब देखा तो पाया कि कोई मुझे नहीं घूर रहा। सबके सब अपने में ही मग्न थे। ये देखकर मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे बार बार वैसा ही आभास होने लगा था। इसलिए मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी और अब मैं टाइम पास करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, कैसे हो बेटा, कहां जा रहे हो? मैंने पलटकर देखा तो पाया कि एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उन्हें देखकर मुझे मेरे पिता की याद आ गई और मैंने उनसे कहा, जी घर जा रहा था, बस थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी घर पर। उस बूढ़े शख्स ने पूछा, क्या घर में कोई बीमार है? अब भले ही मैं एक लड़का था और लड़के ज्यादातर रोते नहीं हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम दिल के बहुत नाजुक होते हैं। हमारे लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और उस समय मैं इस दौर से गुजर रहा था। सड़क थी, आसपास कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इतनी ज्यादा ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे नहीं पता कि मैं कहां था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उस बस से काफी दूर निकल आया हूं। मैं वहीं रुककर तेजी से सांसें लेने लगा। मेरा सामान बस में छूट चुका था, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं था, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं अब उसी सुनसान सड़क पर चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे दूर से 2 सफेद रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने हाथ हिलाकर उस गाड़ी या बस जो भी वह था उसे रोकने का इशारा किया। मैंने पाया कि वह एक बस थी। वह एकदम मेरे पास आकर रुकी और फिर मैं तेजी से दरवाजे से होते हुए बस के अंदर चला गया। बस के अंदर आते ही कंडक्टर बोला, कहां जाना है? मैंने उसे बिहार बताया। किस्मत से वह बस बिहार ही जा रही थी और मेरे पैसे भी मेरी जेब में थे। मैंने कंडक्टर से टिकट ली और फिर सबसे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। बस के अंदर मेरे अलावा और भी काफी लोग थे, लेकिन वह सब बस सो रहे थे, इसीलिए मैं भी पीछे जाकर सो गया। मुझे वहां लेटे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन तभी मुझे किसी का ठंडा स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाकर जब आंखें खोली तो पाया कि उस अजीब सी बस में जो महिला थी वही मेरे पास बैठी हुई थी और वही मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे पर अपने हाथ फेर रही थी। ये देखकर मैं घबराते हुए उठ बैठा और आसपास देखने लगा। मैं उसी बस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी जो हुआ वह सपना था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यह सच में हुआ था। मुझे इस तरह से देखकर वो महिला बोली, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान आ गई। मैं ना चाहते हुए भी दोबारा से उसी बस में था। इसका मतलब यह सब सपना था, लेकिन अगर यह सपना था तो मैं अब भी सच में यहां से बाहर निकल सकता था। यही सोचकर मैं उठकर आगे की तरफ आया और कंडक्टर से बोला, भाई साहब कितनी देर में बस रुकेगी? मुझे बाथरूम जाना है। यह सुनकर कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, बस रोको। इसके कुछ ही देर बाद बस रुकने लगी। मैंने एक नजर बस में मौजूद लोगों की ओर देखा, जो कि अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए मुझे ही घूर रहे थे, और फिर बस से नीचे उतर कर झाड़ियों में अंदर की ओर जाने लगा। यहां मैं आपको बता दूं तो यह पूरा दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले मैंने सपना देखा था। खैर, मैं झाड़ियों के अंदर गया और फिर वहां से अंदर की ओर भागने लगा। काफी देर तक भागते भागते मैं वहां से काफी दूर आ गया और फिर मैं एक दूसरी सड़क पर आ गया।
उस सुनसान सड़क पर आकर मैंने राहत की सांस ली और फिर मैं उस घर सड़क पर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक बस आई और मैंने उसे रोकने का इशारा किया। वह एक प्राइवेट बस थी। मेरे इशारा करते ही वह बस रुकी और फिर मैं उस बस में चढ़ गया। मेरे बस में चढ़ते ही कंडक्टर ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्यों भटक रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब वो कंडक्टर हंसते हुए बोला, क्या फेंक रहे हो भाई साहब, ऐसा होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, आपको छोड़ देंगे। वैसे भी ठंड की वजह से आधी बस खाली है, आप टिकट ले लो। मैंने जल्दी से टिकट ली और फिर जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। वहां बैठते ही पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नींद आने लगी और अपने आप को सुरक्षित समझकर मैं सो भी गया। लेकिन फिर अगले ही पल अचानक से मेरी नींद खुली और जो मैंने पाया वह काफी डरावना था। मैं अब भी उसी बस में था और बस के सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। मैं घबराते हुए उठ बैठा और उनसे नजरें चुराकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। अब मुझे पता चल चुका था कि इस बस से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मैं जितनी बार भी इस बस से बाहर निकलूंगा, इस बस में वापस आ ही जाऊंगा। पता नहीं वह क्या था जो मुझे इस बस के अंदर रोके हुए था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहां जिंदगी भर फंसा रह जाऊंगा। यही सब सोचते हुए मैं खिड़की पर सिर टिकाकर बाहर की ओर देखने लगा। लेकिन तभी मुझे यहां से निकलने की एक उम्मीद बस से बाहर नजर आई। मैंने देखा कि बस से बाहर एक पुलिस की जीप जा रही थी। मैंने उनसे मदद मांगने के लिए खिड़की का कांच खोलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो खिड़की खुल ही नहीं रही थी। जब काफी देर तक भी वह खिड़की नहीं खुली तो मैंने उस कांच की खिड़की को हाथ से खटखटाया ताकि उन पुलिस वालों का ध्यान इस ओर जाए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन पुलिस वालों का ध्यान अपनी ओर खींचने की, लेकिन सब बेकार हो गया और फिर अगले ही पल वो बस दोबारा से सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। यहां मुझे रोना आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे मेरी किस गलती की सजा मिल रही है। मैंने थोड़े बहुत ही बुरे काम किए होंगे, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग की होगी, घर वालों से झूठ बोला होगा, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा मैं अपने आप को मौत के बेहद करीब महसूस कर रहा था कि इसी दौरान वही बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा परेशान हो? मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि यह अंकल भी तो बस में मौजूद बाकी लोगों की तरह ही थे, इसीलिए मैं चुप ही रहा। तभी उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ भले ही ठंडे थे, लेकिन मुझे उनसे डर जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से कर नहीं पा रहे थे। मैंने उनकी आंखों में देखा जिसमें मेरे लिए एक चिंता साफ झलक रही थी। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वह धीमी आवाज में बोले, हर बुरी से बुरी परिस्थिति का कोई ना कोई तोड़ तो होता ही है, बस वो पहचानो तो तुम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। भले ही तुम किसी सुनसान इलाके में कामयाब ना हुए हो, लेकिन रिहायशी इलाके में हो सकते हो। उन अंकल ने इस बस से बाहर निकलने का तरीका मुझे बता दिया था, और अब इससे पहले कि मैं या वो कुछ बोलते उनके साथ बैठी महिला गुस्से में बोली, तुम फिर उसके पास जाकर बैठ गए, यहां आओ वापस। अब इससे पहले कि अंकल जाते मैंने कहा, मैं थोड़ा परेशान हूं, तो अंकल बस मेरा हालचाल ले रहे हैं। इस पर वो महिला उठकर अपनी सीट से आई और उन अंकल को घेरा। वो अंकल उठकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद अब मैं एक रिहायशी इलाके के आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे एक घंटे बाद मुझे छोटी बड़ी दुकानें और मकान नजर आने लगे। यह देखकर मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए, बस रोको। मेरी आवाज सुनकर बस में मौजूद सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी दौरान मैं कंडक्टर के पास गया और गुस्से में बोला, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उस कंडक्टर ने बस रोकने के लिए कहा और तभी मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और गुस्से में बोला, तुम बार बार मेरे पास आकर बैठ रहे थे ना, जरूर तुमने ही मेरे पैसे चुराए होंगे, और जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते ये बस नहीं चलेगी। इसी के साथ ही बस रुक गई और मैं उस बूढ़े आदमी के साथ तेजी से बस से नीचे उतर आया। बाहर आकर मैं जोर जोर से हल्ला काटने लगा ताकि आस पड़ोस के लोग उठकर यहां आए और मैं उनसे मदद मांग सकूं, और यहां जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरे शोर करने के कारण
आसपास के घरों की लाइटें जलने लगीं और उनके घरों में हलचल होने लगी। इसी दौरान वो बस वहां से चली गई। उनके जाने के बाद उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वह वहां से गायब हो गए। इससे मैंने राहत की सांस ली और फिर अगले ही पल आस पड़ोस के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इतनी रात में हल्ला काटने का कारण पूछा। यहां मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात मानने से रहा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उन लोगों को मेरी बात मनगढ़ंत कहानी लगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी मदद की। उस सर्द रात में एक परिवार ने मुझे शरण दी। मैंने वहां रात बिताई, लेकिन सोया नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सोया और दोबारा से उस बस में पहुंच गया तो यही सब सोचकर मैं पूरी रात जागता रहा और फिर सुबह होते ही वहां से ट्रेन स्टेशन जाकर ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गया। उस खतरनाक बस की वजह से मुझे अब बस में जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं बस की परछाई से भी दूर भाग रहा था। लेकिन यहां आपको हैरानी होगी कि यह सब सिलसिला यहीं बंद नहीं हुआ। मैं घर आ गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने यह सब झूठ मुझे यहां बुलाकर लड़की दिखाने के लिए किया था। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनकी इस हरकत की वजह से मैं मरते मरते बचा था। वह तो शुक्र है कि उस बस में उस बूढ़े आदमी ने मेरा साथ दिया था, लेकिन अगर उन सब लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया होता तो यही सब सोचकर मैं अपने घर वालों से लड़ने लगा। यहां मेरे घर वालों को मेरी बात मजाक लगी और फिर उन्होंने मुझसे कहा, हम जब तुझे सीधे से लड़की दिखाने के लिए बोल रहे थे तब तो तू माना नहीं, तो ऐसे में हमारे पास क्या चारा बचता है। तब मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो मेरे घर वाले मेरे प्यार के खिलाफ थे, लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता था। तब मेरे घर वालों ने मुझे अपनी कसम देकर अपने साथ चलने को कहा। नहीं मानने पर मुझे मरने की धमकी दी। मैंने सोचा कि लड़की वालों को इस बारे में सच सच बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हो। मैं लड़की वालों के घर आ गया और औपचारिक बातचीत के बाद लड़की आई। उस लड़की को देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि यह वही लड़की थी जो मुझे उस भूती या बस तक लेकर गई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मैं कितना ज्यादा घबरा गया था और फिर मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब तक मुझे काफी तेज बुखार लग चुका था। आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप एक ऐसी बस में हो जहां पर आपको छोड़कर सब भूत और पता नहीं क्या हो, तो आप लोग कैसा महसूस करोगे। यहां मैं इस बस से बाहर निकल तो गया था, लेकिन अब मुझे कई लोगों के चेहरों में बस में सवार उन सभी लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे। लड़की वालों को मेरा बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगा। उन्हें लगा कि कहीं मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं। उन्होंने इस बारे में मेरे माता पिता से बात की तो उन्होंने उनसे कुछ भी बनाकर बोल दिया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो लड़की वाले काफी अच्छा दहेज दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरे माता पिता कैसे भी करके मेरी शादी उससे करवाना चाहते थे। लेकिन यहां लड़की वाले समझदार निकले। वह नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी को कोई परेशानी हो, इसलिए उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से मेरे बारे में पूछताछ की। मेरे घर से मेरे रोने चीखने की आवाजें अब अक्सर आ रही थी, जिसके बारे में पड़ोसियों ने उन्हें बता दिया। लड़की वालों को अब पता चल चुका था कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है और उन्होंने इस बारे में सीधे सीधे मेरे घर वालों से बात की। मेरे घर वालों ने उनसे कहा, पता नहीं किसी लड़की ने इसके ऊपर कोई टोना टोटका करवा दिया है, जिसकी वजह से यह ऐसा हो गया है। हम किसी बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तब लड़की के पिता ने बताया कि वह एक बाबा को जानते हैं और कल ही वह उसे लेकर यहां आ जाएंगे। अगले दिन वह एक बाबा को लेकर हमारे घर आए। उस बाबा ने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर कुछ देर तक मंत्रोच्चारण करने के बाद वह एक गहरी सांस लेकर बोले, इसके ऊपर 10-11 लोगों का प्रेत है और वह इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ने वाले। यह सुनकर जितने मेरे घर वाले घबराए थे, उससे ज्यादा मैं घबरा गया था, क्योंकि ये वही बस में सवार लोग थे। मैंने उस तांत्रिक को इस बारे में बताया। तब वह तांत्रिक बोला, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अकाल ही काल का ग्रास बन जाते हैं, और अगर वे दुखी और लोगों की सताई आत्माएं हैं तो कह नहीं सकते कि वह कितनी खतरनाक हो जाए। तुम जिस बस में बैठे थे, हो सकता है कि वह कुछ साल पहले किसी अनहोनी का शिकार हो गई हो। इस वजह से वे सारी अतृप्त भटकती आत्माएं इस लोक में यहां वहां भटक रही हैं। ऐसे भटकते प्रेत ज्यादातर सामान्य लोगों की जैविक ऊर्जा के सहारे अपनी शक्तियां बनाए रखते हैं और
अब वे सारे तुम्हारे पीछे पड़े हैं और जब तक तुम्हारी सारी जैविक ऊर्जा वह खींच ना ले वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर मेरी मां रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए बाबा, इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तो समाधान जरूर होगा। तब वह बाबा एक गहरी सांस लेकर बोले, तरीका तो है, लेकिन उसमें काफी खर्च आएगा और एक लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है। हमें एक क्रिया करनी होगी जिसमें 6-7 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही इसकी पत्नी को उस बस में जाकर इस लड़के के प्राणों को वहां से मुक्त करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसकी पत्नी उस बस में गई तो उसके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होगी। लेकिन हाँ, अगर वो लड़की इसमें मारी भी गई तब भी इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। यह सुनकर मेरे माता पिता लड़की वालों की ओर देखने लगे। तभी लड़की के पिता बोले, देखिए आप लोग, यह रिश्ता अब नहीं हो सकता, क्योंकि हम ना ही इसमें 1 रुपया देंगे और ना ही अपनी बेटी की जान खतरे में डालेंगे। और फिर वे सारे वहां से चले गए। तब मेरी मां बोली, पैसों का बंदोबस्त तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन हम इसकी पत्नी कहां से लाएंगे। इसी दौरान मेरा मोबाइल बजा। वो फोन मेरी प्रेमिका अंजलि का था। फोन उठाते ही उसके सवाल शुरू हो गए हैं। मैंने काफी समय से उससे बात नहीं की थी, ऊपर से मैं वापस काम पर भी नहीं गया था। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी मां ने मेरे हाथ से फोन छीनकर उससे खुद बात करना शुरू कर दिया। असल में मेरी मां, जो अब तक हमारे प्यार के खिलाफ थी, इसमें मेरी जिंदगी ढूंढ रही थी। उन्होंने सोचा था कि अंजलि से मेरी शादी करवाकर उसे उस बस में भेज देगी। उसके बाद वह वापस नहीं आ पाएगी और वह मेरी शादी अपने मन मुताबिक कर देगी। उन्होंने फोन पर अंजलि को रो रो कर सारी बात बताई और कहा कि वह मुझसे शादी करके इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवाए। अंजलि मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह फौरन इसके लिए मान गई। अंजलि के माता पिता बहुत पहले मर चुके थे और अब वह मुझे ही अपना सब कुछ मानती थी। वह फौरन यहां आ गई और आनन फानन में ही 4 लोगों के बीच बिल्कुल सादे तरीके से हमारी शादी हो गई। अंजलि ने सब जानने के बावजूद मुझसे शादी की, जिससे यह साफ था कि वह मुझसे बेहद प्यार करती थी। दोस्तों, हम किसी के भी प्यार की हद नहीं जान सकते, क्योंकि अगर कोई सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह मरते दम तक उसे निभाता है। और अगर किसी का प्यार सिर्फ आकर्षक ही होता है तो वह इस हद तक कभी जा ही नहीं सकता। खैर, शादी के 2-3 दिन बाद ही शुरू हुआ अंजलि के साथ भी वही भयानक खेल। जिस बस के यात्री और बस सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे थे, वह अब अंजलि को भी दिखाई देने लगे थे। लेकिन यहां अंजलि ने हिम्मत से काम लिया। इसके अगले ही दिन उस तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक ने घर के आंगन में बीचों बीच एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर एक मुर्गे की बलि दी और उसके खून की कुछ बूंदें मेरे और अंजलि के ऊपर छिड़की। इसके बाद उन्होंने उस मुर्गे को वहीं कुंड के पास जलाकर राख कर दिया। इस मुर्गे को जलाने के दौरान उस मुर्गे के साथ मेरे वह कपड़े भी जलाए गए थे जो मैंने उस बस में पहने हुए थे। इसके बाद उन्होंने इस क्रिया को पूरा करते हुए मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, मेरा काम हो चुका है और अब बाकी का काम इस बच्ची को करना होगा। इसे इस मुर्गे की राख को लेकर 2 दिनों के अंदर अंदर उस बस में जाना होगा और वहां जाकर इस राख को उस बस में फेंकना होगा। इसके बाद इसे उस बस को आग लगानी होगी। आग लगते ही यह लड़की उस बस से बाहर आ जाएगी और सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे, वो आत्माएं इसे यह सब करने से रोकेंगी, इसलिए तुम्हें उनसे कुछ बोलना नहीं है। जहां तुम बोली वहां वो तुम पर हमला कर देंगी। ये सुनकर मैंने कहा, लेकिन बाबा, अगर अंजलि बस में आग जलाएगी तो खुद भी तो जल जाएगी। तब बाबा बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मायावी बस है, इसलिए वहां पर थोड़ी सी आग जलाते ही आसपास आग फैल जाएगी और उस माया के जाल को भेद देगी। लेकिन हाँ, ताकि अंजलि को उस मायावी आग से कोई नुकसान ना पहुंचे। यह रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करनी होगी और ध्यान रहे कि उस मायावी बस में यह माला पहने ही रखनी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी, भगवान तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाबी दे। बोलकर वह बाबा वहां से चले गए। और फिर इसकी अगली रात जब हम सब सो रहे थे, तब अंजलि को एक बस की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं भी उठ बैठा। अंजलि ने अपना पर्स लिया, उसमें वह राख और लाइटर डाला, गले में रुद्राक्ष की माला डाली और फिर चल पड़ी मेरी मुसीबत से लड़ने। अंजलि घर के बाहर जा खड़ी हुई और फिर कुछ ही देर में वह बस वहां आई
और अंजलि उसमें सवार हो गई। दोस्तों, मैं आपको यहां बता नहीं सकता कि मुझे यहां पर कितनी बुरी तरह से छल्ला गया था। उस छल का पता मुझे बाद में चला। अंजलि के बस में सवार होते ही उसने चारों ओर नजरें घुमाई। बस में बैठे सारे लोग भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अंजलि को उनसे डर तो काफी लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से काम लिया। वो बस में पीछे मौजूद खाली सीटों की ओर बढ़ने लगी। इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी पर उसकी नजर पड़ी, जो कि निराशा के भाव लिए उसे ही देख रहा था। अंजलि को समझ आ चुका था कि उसी बुजुर्ग ने मेरी मदद की थी, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद दिया और पीछे की ओर जाने लगी। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और फिर कुछ ही देर में अंजलि ने अपने पर्स में से वह राख निकाल कर उस बस में फेंकना शुरू किया। कुछ ही देर में जब उसका पर्स खाली हो गया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उस राख के साथ मेरे जो कपड़े उसके साथ जलाए गए थे, उसकी वजह से वह बाधा जो मेरे ऊपर आई थी वह वापस बस में पहुंच चुकी थी और अब बस अंजलि को आग जलाकर वहां से निकलना था। लेकिन इससे पहले कि अंजलि ऐसा कुछ करती, उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह बस में एक कोने में जा गिरी। अंजलि ने घबराते हुए सामने देखा तो पाया कि एक लाल साड़ी वाली महिला ने उसे थप्पड़ मारा था और वह गुस्से में फाड़ खाने वाली निगाहों से उसे ही घूर रही थी। वो औरत दोबारा कुछ करती उससे पहले ही उस बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका और कहा, यह क्या कर रही हो? क्यों इस बच्ची को ऐसे मार रही हो? तब उसके साथ वाली महिला गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम क्यों इन लोगों को बचाना चाहते हो? जब हमें जरूरत थी तब इनमें से कौन हमें बचाने आया था? आज इन सब की वजह से हम जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और तुम इन्हें बचा रहे हो। वह आदमी बोला, इन सब में इस बच्ची का क्या दोष भला? यह तो अपने पति को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, और इसका पति भी अपने घर वालों के लिए इस बस में आया था ना। माना कि हमारे बच्चों ने हमें नहीं देखा, तो इन सब में हम दूसरों को सजा क्यों दें? मानता हूं कि इस बस में हम जितने भी प्रेत हैं सब अपनी अकाल मौत से खुश नहीं हैं। इस वजह से हम ऐसे सबको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार ये कैसे? उस दिन जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ तब यह कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने ही पी रखी थी, जिस वजह से हम काल के गाल में समा गए। लेकिन इसकी सजा हम इन्हें क्यों दें? यह सब सुनकर हेडफोन लगाया एक शख्स जिससे मैंने फोन मांगा था बोला, हमने कुछ नहीं किया था। कितने सपने थे, हमारे हॉस्टल से घर जा रहे थे, लेकिन हम क्यों मरे? अगर हम जी नहीं पाए तो कोई नहीं जी सकता। तब अंकल बोले, अगर हम सभी ने समय रहते अपनी मौत को स्वीकार कर लिया होता तो हम ऐसे भटक ना रहे होते और शायद हमें नया जीवन भी मिल गया होता। अब भी देर नहीं हुई है, अपनी भूल को सुधारो। लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने अंजलि को हवा में उड़ाते हुए ऊपर बस की छत से चिपका दिया। अंजलि उनसे छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब ना हो सकी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष की माला पहनने के बावजूद यह लोग उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि मेरी मां दोपहर को अंजलि के पास आई थी और उसे दूसरी रुद्राक्ष की माला देकर कहा था कि बाबा जी ने कहा था कि वह माला नकली है, इसलिए यह वाली भिजवाई थी। दोस्तों, यहां मेरी मां ने सोच लिया था कि वह कैसे भी अंजलि को वापस आने नहीं देगी और मेरी ऐसी जगह शादी करवा देगी जहां से उन्हें मोटा दहेज मिले। अंजलि को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोच लिया था कि पहले यहां से निकला जाए, उसके बाद ही वह आगे का देखेगी। अंजलि और जोरों शोरों से हाथ पांव मारने लगी, लेकिन कुछ न हुआ। वहीं दूसरी तरफ वो अंकल अंजलि की मदद करना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अंकल असहाय दृष्टि से अंजलि की ओर देखने लगे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही शून्य भाव से बस चलाने में व्यस्त थे। इसी दौरान उन लोगों ने अंजलि को एक झटके से नीचे पटक दिया। अंजलि मुंह के बल सीधे जमीन पर गिरी, जिससे उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। अंजलि के जख्मों से रिश्ते खून को वह सारी अतृप्त आत्माएं चाटने लगी। इसी दौरान मौका पाकर अंजलि ने पर्स की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंकल की पत्नी ने अंजलि की कलाई पकड़ ली। वो गुस्से में अंजलि को घूरते हुए बोली, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तू भी हमारी तरह सदा सदा के लिए यहां कैद होकर रहेगी। बोलकर उन्होंने अंजलि की कलाई जोर
से दबाई। इसी के साथ ही कड़क की आवाज के साथ अंजलि की कलाई की हड्डी टूट गई। अंजलि दर्द से करा उठी, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोली, माफ करना, लेकिन आप सभी को स्वाहा करने का समय आ चुका है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंजलि ने अपने प्लाजो की पॉकेट में से लाइटर निकालकर जलाया। इसी के साथ ही सिलेंडर फटने जैसा धमाका हुआ और वो मायावी बस धुआं बनकर उड़ गई। सुबह के समय अंजलि को जली हुई हालत में गांव के बाहर देखा गया। सब लोगों को यही लगा कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने अंजलि की यह हालत की थी, लेकिन इसके बावजूद यह बात पुलिस तक नहीं पहुंची, कारण गांव वाले गांव का मामला गांव में ही सुलझा लेते हैं। मुझे इन सब से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल चुका था, लेकिन अंजलि इसमें 30% तक जल चुकी थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब थी। यहां मेरे घर वालों ने यही सोचा था कि अंजलि मर जाएगी, लेकिन वह बच गई। और इसके बाद मेरे घर वालों की करतूत मुझे पता चली। पहले तो इन लोगों ने कहा कि अंजलि झूठ बोल रही है, लेकिन फिर मैंने बाबा को ही सब बताया। बाबा ने उनसे पूछा कि मैंने कब तुम्हें माला बदलने के लिए कहा, बल्कि अगर माला नहीं बदली होती तो आज अंजलि ऐसे ना जलती। मुझे मेरे घर वालों पर काफी गुस्सा आ रहा था और वह लोग अपनी पोल खुलने बाद रोने लगे और कहने लगे कि उन्होंने यह सब मेरी भलाई के लिए किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मेरी भलाई कैसे होती। जिस लड़की को इन लोगों ने मेरे लिए चुना था वह मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर चली गई, और जो मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए उस भूतिया बस और उन लोगों से तक भिड़ गई, उसे मारकर किसी स्वार्थी पैसे वाले की लड़की से शादी करके मेरी भलाई होगी। इस समय मुझे पता चल चुका था कि मैं मेरे परिवार के लिए पैसे कमाने की एक मशीन हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन जो लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं वह बार बार ऐसा कर सकते हैं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को बनाए रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिस घर में मेरे प्यार के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि उसे इतना त्याग करने के बावजूद मारने की प्लानिंग की जा रही हो, वहां मैं क्यों रहूं? इसलिए मैं अंजलि को लेकर वापस गुड़गांव आ गया। यहां मैंने उसका ट्रीटमेंट और अच्छे से करवाया, लेकिन वह पूरी तरह से पहले की तरह ना हो सकी। लेकिन मेरे लिए आज भी वह इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। और साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पर आपके प्यार की, आपके प्रेम की कोई कदर ना हो, वहां पर हमें चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि इस भाई ने जो किया वह बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जिस लड़की ने इसके लिए अपनी जान तक परवाह नहीं की, तो सोचिए उससे बड़ा इसके लिए ईश्वर और कौन ही हो सकता है। तो आप भी अपने जीवन में कभी किसी की कद्र, तो आप भी अपने जीवन में हर इंसान की अहमियत का ध्यान रखिए कि कौन आपके लिए खास है, कौन दूर और कौन आपके लिए स्वार्थी है। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। राजू यूपी, सरिता मालधन उत्तराखंड, संपत सिंह रावत लांडी मसौदा, संदीप कुमार प्रयागराज, चंद्रप्रभा सोनी भोपाल, रहमान खान यूपी, फैजल खान कानपुर, अजय कुमार गोंडा, रोहित नोएडा, कुलिंदेर लुधियाना, सबा फातिमा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। मिलते हैं किसी एक और हॉरर घटना के साथ। आपके अक्सर पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्च की गई एंटीक चीजों के बारे में जानते ही होंगे। उन एंटीक चीजों को किसी म्यूजियम में या किसी अन्य जगह पर बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है, ताकि लोग उनको देख सके और उनके पीछे की स्टोरी को जान सके। अब ज्यादातर एंटीक चीजों के बारे में तो जानकारियां सामने आ जाती हैं कि वो कहां से आई हैं, किससे बिलोंग करती है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। पता ही नहीं होता है कि उस समय किस परिस्थिति में इस चीज को ऐसे रखा गया होगा। इसके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश तो नहीं करवाया गया है, या इसके आसपास कोई अन्य ऊर्जा को तो नहीं रखा गया है, और हम जाने अनजाने में उस चीज को छू लेते हैं या उसके साथ कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज की जो स्टोरी है वह एक बहुत ही पुराने और एक रहस्यमय मुकुट की है। उस मुकुट के साथ कई सारे रहस्य जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मुकुट के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि अगर उस मुकुट के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाती तो उसका भी बड़ा नुकसान था, जो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों को उसकी सच्चाई पता थी वह बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में बताते थे।
लेकिन एक बार कुछ लोगों को उसके बारे में पता चल गया और वह उस मुकुट को चोरी करने के बारे में विचार करने लगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस एंटिक चीज के पीछे कोई रहस्यमय ताकत भी हो सकती है। वह कोई तंत्र मंत्र से बंधा हुआ हो सकता है या कोई उसकी रक्षा भी कर रहा हो सकता है। वह बिना सोचे समझे उस चीज के पीछे चले गए और बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह खबर आपको पेपर्स में भी देखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि दरअसल ऐसी चीजों को अखबार वाले केवल एक एक्सीडेंट बता करके फ्री हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले यह घटना घटी थी। अखबार में केवल इस चीज को एक्सीडेंट के रूप में बताया गया, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हमने इसकी ट्राई करने की कोशिश की तो जो सच्चाई सामने आई तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं और अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको उससे रहस्यमय मुकुट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो यह मुकुट सदियों से एक शक्तिशाली राजा महाराज बालमुकुंद बिहारी और उनके वंशजों के पास रहा। इस मुकुट के साथ यह मान्यता जुड़ी थी कि जो भी इंसान इस मुकुट को पहनेगा वह अपार अलौकिक एवं अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती थी, सदा परोपकार करना। इस मुकुट की समस्त शक्तियों का उपयोग केवल परोपकार के लिए ही किया जाना चाहिए था, अन्यथा इस रहस्यमयी मुकुट की शक्तियां अपना दुरुपयोग करने वाले का सर्वनाश कर देंगी। राजा बालमुकुंद और उनके वंशजों ने इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों में ही किया और पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुकुट की शक्तियों ने उनके वंशजों की सुरक्षा भी की। परंतु समय के साथ साथ राजा की आने वाली पीढ़ी में उतना मेडिकेशन नहीं रहा और वे इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग अपने हितों के लिए करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस राज मुकुट ने राजा बालमुकुंद बिहारी के कुल में जन्म लेने वाले सभी पुरुषों का सर्वनाश कर दिया। ऐसे में वर्तमान राजा जिनकी मृत्यु इस मुकुट के श्राप से हुई, उनकी माता राजमाता विजया देवी ने इस मुकुट को एक मंदिर में दान कर दिया ताकि इस मुकुट के श्राप से उनका पोता और उनकी आने वाली पीढ़ी बची रहे। लेकिन यह मुकुट अनेकानेक राजाओं द्वारा धारण किया गया था, इसलिए इसे प्रभु के विग्रह को नहीं पहनाया जा सकता था और न ही इसे पिघलाकर नष्ट करना उचित था, क्योंकि यह मुकुट राजा बालमुकुंद बिहारी और उनके वंशजों की अमूल्य धरोहर था। ऐसे में मंदिर के ट्रस्टियों ने आदर सहित इसे एक पुराने किले में स्थापित कर दिया ताकि इसका अपमान भी ना हो और कोई इसका दुरुपयोग भी ना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में इस राजमुकुट को प्राप्त करने की लालसा भी प्रबल होती गई और समय समय पर इस मुकुट को चुराने की नाकाम कोशिशें होती रहीं। इस मुकुट को हर वह इंसान प्राप्त करना चाहता था जो सफल होने के लिए मेहनत की बजाय शॉर्टकट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी बीच मंदिर के एक ट्रस्टी का बेटा विकास विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटता है और उसे जब पहली बार उस मुकुट के रहस्य का पता चलता है तो वह निकल पड़ता है उस मुकुट की खोज में। उसने अपने पिता से उस मुकुट को देखने की इजाजत ले ली थी, क्योंकि उसके पिता को लगा कि शायद वह बस उस रहस्यमयी मुकुट को देखना चाहता है। इसलिए उन्होंने खुद तो उसे परमिशन दी ही, बाकी ट्रस्टियों से भी परमिशन दिलवा दी और विकास अपने दो दोस्तों आरिफ और विशेष के साथ निकल पड़ा उस पुराने किले की तरफ जहां उस मुकुट को संरक्षित रखा गया था। विकास की खोज उसे उस पुराने किले में ले गई जो सदियों से खंडहर बना हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ उस किले के अंदर गया और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे और उसके दोनों दोस्तों को महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा था, लेकिन वहां उस किले पर तो कोई भी नहीं था। यह बात उन सब के लिए बेहद सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इतने पुराने और शुद्ध सोने से बने उस राज मुकुट को, जिसमें इतने अमूल्य रत्न जड़े थे, उसे इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के रखना उन लोगों की समझ से परे था। इसी बात पर गौर करते हुए विकास के दोस्त आरिफ ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, यार विकास, यार तुम तो कह रहे थे कि वो राज मुकुट 2 साल पुराना और शुद्ध सोने से बना हुआ है, तो उसकी कीमत भी तो करोड़ों में होगी ना। उसकी बात का जवाब देते हुए विकास बोला, ऑफ कोर्स आरिफ, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या। विकास की बात सुनते ही आरिफ तपाक से आश्चर्य भरे शब्दों में प्रश्न भरी निगाहों से विकास की ओर देखते हुए बोल पड़ा, अगर मुकुट इतना ही कीमती
और एंटीक है तो उसे यहां क्यों रखा है, इतने पुराने किले में, और वह भी बिना किसी सिक्योरिटी के। उसकी बात सुनकर विशेष ने भी उसकी बातों में अपनी सहमति दर्ज करवाते हुए विकास से पूछा, हाँ यार विकास, यह बात कुछ समझ नहीं आई। इतना बेशकीमती मुकुट, और वह भी ऐसे तो कोई भी आसानी से चुरा सकता है उसे। और फिर तुमने तो कहा था कि वैसे भी उसे चुराने की पहले भी बहुत बार कोशिश हुई है, फिर भी तुम लोगों ने उस मुकुट को इस हाल में छोड़ दिया है। उन दोनों की बात सुनकर जवाब देते हुए विकास बोला, अरे तुम लोग भी इतना दिमाग मत लगाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मंदिर के सारे ट्रस्टी पागल हैं? उन्हें नहीं पता कि मुकुट की सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। उन दोनों की तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए विकास ने कहा, और अपनी बात जारी रखते हुए वह आगे बोला, दरअसल बात यह है कि उस राज मुकुट के साथ कुछ रहस्यमयी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। उस मुकुट को चुराना तो दूर, गलत नियत से कोई छू भी नहीं सकता है। इसीलिए तो उस मुकुट को चुराने की हजारों कोशिशें हुई, पर कोई भी चोर उस मुकुट को चुरा ही नहीं सका। इनफैक्ट कुछ चोरों की तो ऑन दी स्पॉट डेथ भी हो गई। उनकी डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। उन दोनों के सामने मुकुट की सारी विशेषताएं बताते हुए विकास ने जब उन दोनों को उस मुकुट की शक्तियों के बारे में बताया तो एक बारगी तो उन लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में आरिफ दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, भाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये मुकुट के साथ शक्तियां, यू मीन मैजिक। यार विकास, तुम फॉरेन से पढ़कर आए हो, फिर भी आज की डेट में भी तुम इन सब बातों पर भरोसा करते हो। ये सारी बातें बस कहानियां हैं और कुछ भी नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आरिफ की बात सुनते ही विकास बोला, भाई 2 सालों से यह मुकुट इसी किले में रखा हुआ है और आज भी यहीं पर मौजूद है, वह भी ऐसे ही बिना किसी सिक्योरिटी के। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है भला। विशेष को भी विकास की बात में दम लगा और वह उसकी हां में हां मिलाते हुए बोला, भाई बात में दम तो है। विकास बिल्कुल ठीक कह रहा है आरिफ, और वैसे भी तुझे क्या मुकुट में शक्तियां हैं या नहीं, हम तो यहां बस उस सैकड़ों साल पुराने एंटीक मुकुट को देखने आए हैं जो 100% शुद्ध सोने से बना हुआ है। हमें तो बस वह मुकुट देखना है, उसे चुराना नहीं है। तो अगर उसमें शक्तियां हैं या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों विकास, ठीक कह रहा हूं ना मैं? विकास ने विशेष का साथ देते हुए कहा। ऑफ कोर्स भाई आरिफ भी उनकी बातों से सहमत हो गया और वे तीनों किले के अंदर उस तहखाने में पहुंचे जहां वह मुकुट रखा गया था। उस तहखाने में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में उस मुकुट पर जड़े अमूल्य रत्न और हीरों की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जिससे यह पता चल रहा था कि जरूर उस जगह पर कोई अमूल्य वस्तु रखी हुई है। लेकिन क्या यह समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन तीनों ने अपने मोबाइल निकालकर उसका फ्लैश ऑन किया तो सामने का नजारा देखकर उन तीनों के होश ही उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर लाल रंग के मखमली आसन को बिछाकर उस पर उस मुकुट को रखा गया था। वो मुकुट दूर से ही दिखने में इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखकर उन तीनों की आंखें ही चौंधिया गई थीं। कुछ पल के लिए तो उन तीनों के कदम बस वहीं ठिठक कर बस वहीं रुक गए थे। वे तीनों अवैक्स होकर बस उस मुकुट के सौंदर्य को दूर से ही निहार रहे थे। लेकिन उस मुकुट ने अपने रहस्यमयी सौंदर्य से उन तीनों को इतना आकर्षित कर दिया था कि उसके करीब जाने से वह तीनों खुद को रोक ही नहीं सके। उस मुकुट के करीब जाते ही आरिफ उसे उठाने के उद्देश्य से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तभी विकास आगे बढ़कर उसके एक हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं आरिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस मुकुट को नहीं छू सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस मुकुट की अलौकिक शक्तियां हम सबको नष्ट कर देंगी। आरिफ को समझाने की कोशिश करते हुए विकास ने कहा, लेकिन आरिफ पर तो उस मुकुट को छू लेने का जुनून छुड़ा हुआ था, इसलिए उसने विकास की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे यार विकास, तुम भी ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने पहले भी कहा था यह मुकुट के 7 शक्तियों वाली कहानी बिल्कुल बकवास है। मैं नहीं मानता ऐसी किसी कहानी को। आरिफ जिद पर अड़ गया और उसने विकास की बात को मानने से इनकार करते हुए फिर से उस मुकुट को छूने की कोशिश में उसकी तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इस बार भी विकास और विशेष ने उसे रोक दिया। उसे ऐसा करने से रोकते हुए विकास बोला, देख आरिफ, अगर उस मुकुट की तरफ एक कदम भी अगर तूने आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा।
आरिफ को रोकते वक्त विकास की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर आरिफ सहम गया। वह समझ गया था कि अब अगर उसने मुकुट की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने खुद ही सिचुएशन को संभालते हुए विकास के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ओके ओके कूल विकास, कूल, ठीक है, मैं मुकुट को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए आरिफ ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ओके तो फिर चलो, मुकुट तो देख लिया है, अब चलते हैं यहां से वापस। आरिफ की बात विकास और विशेष को भी ठीक लगी और वे लोग वहां से रिटर्न हो गए। आरिफ वहां से लौट तो आया था, लेकिन उसके दिलों दिमाग में अब भी उस मुकुट की चमक ज्यों की त्यों बसी हुई थी, या यूं कहें कि उस मुकुट को देखकर और उसकी कीमत जानकर लोभ और लालच के मारे उसकी नीयत खराब हो गई थी। वह हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहता था। उसे उस मुकुट के साथ जुड़ी हुई शक्तियों वाली कहानी पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह मुकुट उसे मिल जाता है तो वह एक ही रात में करोड़ों रुपए कमा सकता है। आरिफ के वैसे भी ऐसे कई लोगों से संबंध थे जो इस तरह के काम करते थे और देश से एंटीक्स मूर्तियां और पुरानी चीजों को विदेश में करोड़ों में बेच दिया करते थे। आरिफ ने सोच लिया था कि वह हर हाल में उस मुकुट को हासिल कर उसे तस्करों के हाथों भारी मुनाफे में बेच देगा। बस यही सोचकर उसने उस मुकुट को चुराने का फैसला कर लिया। सबसे खास बात तो यह थी कि वो यह बात भी जान गया था कि उस मुकुट की सुरक्षा में कोई सिक्योरिटी गार्ड अथवा किसी प्रकार का अत्याधुनिक सिस्टम भी नहीं है। मतलब उस मुकुट को चुराना बहुत ही आसान है। लोग बस ऐसे ही उस मुकुट की रहस्यमयी शक्तियों वाली कहानी से डरकर उस मुकुट को छूने से कतराते हैं। बस यही सोचकर वो उसी रात उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में दाखिल होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह मुकुट काफी कीमती तो है, पर उसके साथ जुड़ी सुपर नेचुरल एनर्जी से जुड़ी कहानियां बकवास है। इसलिए वह ना तो किसी को अपने साथ लेकर आया था और ना ही किसी को यह बताकर कि वह कहां जा रहा है। ऑफिशियली यह बात बताने लायक भी तो नहीं थी। आखिर कोई किसी को यह कैसे बताएं कि वह चोरी करने जा रहा है, क्योंकि आरिफ ने वह जगह पहले से ही देखी हुई थी। इसलिए अब उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वह सीधे अपनी टॉर्च संभाले उस तहखाने तक पहुंच गया जहां पर वह सोने का मुकुट रखा हुआ था। आरिफ और उस मुकुट के बीच अब कोई भी नहीं था। वो अपनी टॉर्च संभाले तेजी से उस मुकुट की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उस मुकुट को उठाने के उद्देश्य से अपना हाथ उस मुकुट की तरफ बढ़ाया, उसे एक तेज बिजली का झटका सा लगा, जिससे आरिफ का हाथ बुरी तरह झुलस गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हुआ कैसे, क्योंकि उस मुकुट के आसपास तो क्या उस पूरे किले में कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं था, बिजली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर इतना तेज करंट कैसे? अभी बस वह दर्द से कराहते हुए इसी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसका सामना एक बड़े ही भयानक राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से हुआ, जो उस मुकुट के आसन के पीछे एक कोने से निकल कर आया था। उस भयानक क्रिएचर को देखकर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इंसान है या जानवर, या फिर कोई खूंखार प्रेतात्मा। उसके शरीर की बनावट इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। माथे पर 2 सींग, बड़ा ही भयानक जबड़ा और भेड़िए जैसे नुकीले दांत। उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, जैसे सामने कोई इंसान नहीं भालू खड़ा हो। उसके पहने नाखून देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आज आरिफ की चीर फाड़ करके ही दम लेगा। वो हद से ज्यादा लंबा, गैंडे जैसे ताकतवर सौष्ठव वाला, अजीब सा दिखने वाला एक भयानक राक्षस था, जिसे अपने सामने देखकर आरिफ के तो होश ही उड़ गए। पसीने से उसका पूरा शरीर तरबतर हो गया। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। उस वक्त मारे डर के उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। अपनी यह दशा देखकर आरिफ समझ गया था कि उसका अंत आ चुका है। अब वह भयानक राक्षस किसी भी पल उसे जान से मार देगा। आरिफ को वह बिजली का झटका उसी भयानक राक्षस के कारण लगा था। उस भयानक से दिखने वाले क्रिएचर को देखकर आरिफ बुरी तरह से सहम गया था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रेत, वो राक्षस आरिफ को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने आरिफ की तरफ देखते हुए एक जोरदार हुंकार भरी
और उससे सवाल करते एक बड़ी ही भयानक गर्जन करते हुए वह बोला, कौन हो तुम और इस किले में क्या करने आए हो? जब उसने आरिफ से यह सवाल किया तब आरिफ समझ गया कि यह प्रेत जरूर उस मुकुट की सुरक्षा कर रहा है और इसी ने उसे उस मुकुट को छूने से रोकने की कोशिश में इतना तेज बिजली का झटका दिया है। अब आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, कैसे बताएं उसे प्रेत को कि वह वहां उस मुकुट को पाने की लालसा में आया है जो इस किले में छुपा हुआ है। कैसे बताएं उसे कि उस मुकुट को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। वो भयानक प्रेत आरिफ की ओर देखते हुए एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए बोला, बताते क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और क्यों आए हो यहां? सवाल दोहराते हुए उस प्रेत की आवाज में एक भारीपन, एक गुस्सा था जिसे देखकर वह समझ गया था कि अगर उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वह वैसे ही उसे मार देगा। इसलिए अपने मन की सारी हिम्मत जुटाते हुए उसने बड़ी ही दबी हुई सी आवाज में कहा, मेरा नाम आरिफ है और मैं यहां उस मुकुट को हासिल करने की मंशा से आया था। लेकिन आप कौन हैं? आरिफ की बात सुनकर वो प्रेत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते आरिफ की ओर देखते हुए बोला, उस मुकुट को पाना चाहते हो? हाँ, कहते हुए वह एक बार फिर दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते फिर से अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? उस मुकुट की शक्तियां बहुत ही खतरनाक है और जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस मुकुट को वह शक्तियां प्रदान करते हुए महाराज बालमुकुंद बिहारी के पुरोहित ने मुझे उस मुकुट की सुरक्षा में तैनात कर दिया था। मैं एक यक्ष हूं और उस मुकुट की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मेरे रहते उस मुकुट को हासिल करना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मानो और यहां से लौट जाए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस यक्ष की बात सुनकर आरिफ समझ गया था कि अगर उसे वहां से जिंदा निकालना है तो उसे उस यक्ष की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चाहकर भी उस यक्ष से लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता था। इसलिए आरिफ ने बिना देरी किए उस यक्ष की बात मान ली। उस वक्त तो वह अपने शरीर की सारी हिम्मत बटोर कर सिर पर पैर रखकर वहां से ऐसे भागा जैसे कोई कैदी जेल से भागता है। उस किले से निकलकर भागते वक्त उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा था कि वह अपनी बाइक किले में ही छोड़ आया है। वो तो बस बदहवास होकर ऐसे भाग रहा था मानो उसके पैर रोकने के साथ ही उसकी सांसें अटक जाएंगी। वो भागते भागते उस किले से तकरीबन 1 से 1 RH किमी दूर आ पहुंचा था। इतनी दूर तक इतनी तेज रफ्तार में भागते हुए आने के कारण उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसकी धड़कनें और सांसें इतनी तेज हो गई थीं, इतनी बढ़ गई थी कि वो खड़े खड़े भी हाँ रहा था। उसकी आंखें चौंधियां आ रही थीं और उनके सामने अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन उस मुकुट को पाने की लालसा अब भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वह हर हाल में उस मुकुट को पाना चाहता था, क्योंकि उस मुकुट को हासिल करते ही उसकी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए उसने दूसरे दिन पुरानी मूर्तियों और एंटीक्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह से संपर्क किया और उन्हें उस मुकुट के बारे में बताया। साथ ही उन्हें उस मुकुट की वह पिक्चर दिखाई जो उसने तब कैप्चर की थी जब वह विकास और विशेष के साथ पहली बार उस मुकुट को देखने के लिए उस किले में गया था। उस मुकुट की तस्वीर देखते ही वह स्मगलर पागल हो गए। उस मुकुट की तस्वीर देखकर ही वे लोग समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में उस मुकुट की करोड़ों में कीमत है। ऐसे में वह स्मगलर भी हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहते थे। लेकिन आरिफ ने उन्हें उस यक्ष के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर वो सारे गैंगस्टर जोर जोर से थके मारकर हंसने लगे और उन तस्करों का लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, अरे लड़के, तू कोई पागल वागल है क्या? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? यक्ष यह क्या होता है? भूतों का कोई नया नाम है या नहीं जाती? हाँ कहते हुए एक बार फिर वह जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। और फिर हंसते हंसते अचानक उस गैंग का लीडर एकदम से खामोश होकर अचानक आरिफ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी ही गंभीर निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बड़े ही सख्त स्वर में बोला, आज रात को हम लोग वहां जाएंगे, सुना तूने? और तू हमें रास्ता बताएगा उस किले का और उस तहखाने का भी। उसकी बात सुनकर आरिफ घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन
लेकिन भाई, वो यक्ष भाई, वो कोई धोखा नहीं है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे बात भी की है और बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं वहां से मैं। वो हमें उस मुकुट को चुराने तो दूर छूने भी नहीं देगा। आरिफ की बात सुनकर वह सारे तस्कर एक बार फिर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और उनका लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, बेटा बस एक बार तू हमें उस मुकुट तक पहुंचा दे, फिर तेरे उस यक्ष को भी देख लेंगे, समझा। आरिफ को भी लगा शायद इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर वो यक्ष उनके सामने आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो ये लोग निपट लेंगे उससे। आखिर बड़ी बड़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन्स हैं इन लोगों के पास। भला वो यक्ष इनका क्या बिगाड़ सकता है? शायद आरिफ को अभी तक उस यक्ष की शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। वो एक बार उसके चंगुल से बच निकला था, इसलिए उसे लग रहा था कि वह उन स्मगलर्स के साथ मिलकर उसका खात्मा करके उस मुकुट को हासिल कर लेंगे। अब उसे इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि वह जल्दी से जल्दी उन गुंडों के साथ उस मुकुट को लेने जा सके। अंततः दिन गुजर गया। आरिफ उन स्मगलर्स के साथ उस किले तक पहुंच गया, लेकिन उस यक्ष के डर के कारण उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उन लोगों को तहखाने का रास्ता बता दिया, लेकिन खुद अंदर नहीं गया। उसकी बाइक अब भी वहीं खड़ी थी, सो वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और वह गुंडे किले के अंदर घुस गए और आरिफ बाहर बाइक पर बैठे बैठे उनका इंतजार करने लगा। उन स्मगलर्स को अंदर गए काफी वक्त गुजर गया था। ऐसे में अब आरिफ को के मन में डर ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया था। ना कोई आहट, ना कोई आवाज और ना ही उन स्मगलर्स में से कोई बाहर आ रहा था। बिना किसी चाक चौबंद के पड़े मुकुट को चुराने में इतना वक्त, यह बात उसे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि लगभग 5 से 6 लोग किले के अंदर घुसे थे, लेकिन उनमें से अब तक एक भी बाहर नहीं आया था। ऐसे में आरिफ के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसे लगने लगा कि अंदर जरूर कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या यह उसकी समझ से परे था? और उस यक्ष को एक बार देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किले के अंदर उस तहखाने में जाकर देखें कि वहां क्या हुआ है। लेकिन अब किले के अंदर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं जो अंदर जाकर यह देखें कि वहां क्या हुआ है और आकर उसे बताएं। ऐसे में वह मन ही मन खुद से ही बात करते हुए बोला, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हो सकता है वह लोग अभी तक उस तहखाने को ढूंढ ही ना पाए हों। वैसे भी कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो मुझे कुछ तो आवाज आती। मैं थोड़ी देर और यही खड़ा खड़ा वेट करता हूं, शायद उन लोगों में से कोई खुद ब खुद ही आ जाए बाहर। यही बात सोचकर और वह कुछ देर और वही किले के बाहर खड़ा उन लोगों के आने का इंतजार करता रहा। पर जब उन लोगों में से कोई लौट कर नहीं आया, तो ऐसे में यह भी जरूरी हो गया था कि वह खुद अंदर जाए और देखें कि आखिर उन लोगों को मुकुट को लेकर आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अब जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थीं, तब उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया और वह बड़े ही दबे सहमे से कदमों से चलते हुए धीरे धीरे अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे किले में अंदर की तरफ आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ उसके माथे से टपकते पसीने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। डर और दहशत के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि किले में अंदर तक आने के बाद भी उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उन लोगों की कोई आवाज आ रही थी, जिस वजह से उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस तहखाने की तरफ बढ़ा जहां पर वह मुकुट रखा हुआ था। तहखाने की सीढ़ियां उतरते वक्त डर के मारे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन फिर भी सहमे कदम बढ़ाते हुए वो उन सीढ़ियों से उतरता हुआ तहखाने में दाखिल हुआ। तहखाने में दाखिल होते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और दहशत के मारे उसका रोम रोम कांप उठा, क्योंकि उसके सामने वहां उन 5 आदमियों की लाशों के टुकड़े पड़े थे। उनके सिर उनके धड़ों से अलग थे, हाथ और पैर जिस्म से अलग होकर उस तहखाने में बिखरे पड़े थे। उस तहखाने में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यह नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखकर दहशत के मारे आरिफ के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हांफते दौड़ते वह तेजी से उस किले से बाहर निकल आया और अपने बाइक पर सवार होकर उस किले से निकल गया। उसे लगा कि उस किले से निकल जाने पर उसकी जान बच जाएगी,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उस किले से निकल जाने के साथ ही उसके पीछे एक बवंड वंडरनुमा विस्फोटक शक्ति निकली, जिसकी स्पीड उसकी बाइक की स्पीड से कहीं गुना ज्यादा थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो, और देखते ही देखते वह चीज अचानक उसकी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे टकराते ही आरिफ की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरते ही आरिफ ने थोड़ा संभल कर उठते हुए अपने सामने की तरफ नजर डालकर उस चीज को देखने की कोशिश की, जिससे टकराकर उसकी बाइक फिसल गई थी। वास्तव में वह चीज उस समय किसी आकार में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वो उभरती हुई आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी आरिफ ने पहली बार किले में देखी थी। वही हद से लंबा कद, वही भेड़िए से नुकीले दांत और पहने नाखून, स्याहलाल आंखें और शरीर पर घने काले लंबे बाल, ठीक वैसा ही जैसा उसने उस वक्त देखा था जब वह पहली बार उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में गया था। माथे पर बड़े बड़े सींगों वाला आधा इंसान और आधा जानवर उसके सामने वही यक्ष खड़ा था, जिसने एक बार पहले भी उसे जीवन दान दिया था, लेकिन अपनी लालच और अपनी हरकतों के कारण वो फिर से उसी मौत के दलदल में जा फंसा था। उसे लगा था कि अगर वह किले से भाग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस यक्ष ने उसका पीछा किया और अब बस वो असहाय होकर उस यक्ष के सामने घायल और बेबस पड़ा था। आरिफ समझ गया था कि उस यक्ष से बचकर भागना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में उसने उस यक्ष के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं फिर से वहां उस किले में कभी नहीं जाऊंगा, कभी फिर से उस मुकुट को चुराने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा उसके बारे में। बस मुझे जाने दो, बस मुझे एक बार और छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, एक मामूली सा इंसान होकर तूने शैतान से पंगा लिया है। मूर्ख, मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने अपने लोभ और लालच के चक्कर में दोबारा वही गलती दोहराई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस यक्ष ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए बड़ी ही तेजी और उग्र आवाज में कहा, और बस उसका इतना कहना भर था और वो यक्ष आरिफ पर कूद पड़ा। आरिफ के पास संभलने का कोई अवसर नहीं था। उस यक्ष ने अपने पहने नाखूनों और नुकीले दांतों से काट प्रयोग करते हुए आरिफ के शरीर को बुरी तरह से नोच और फाड़ दिया था। आरिफ की चीखें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। देखते ही देखते उस यक्ष ने आरिफ के आधे से ज्यादा शरीर को चबा डाला और उसके अंगों को क्षत विक्षत करके इधर उधर बिखेर दिया। और इस तरह आरिफ को भी वही भयानक मौत मिली जो उन 5 तस्करों को मिली थी। चारों तरफ उसका खून और बचे खुचे शरीर के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। यह दृश्य वास्तव में हद से ज्यादा भयंकर था, जिसकी तो कल्पना करके ही रूह कांप उठती है। आरिफ के लोभ और लालच ने उसकी ऐसी दुर्गति करवा दी थी, जिसकी कल्पना करके बड़े बड़े जांबाजों का मन भी डर और दहशत के मारे से हर उठता है। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास विकास के पास पुलिस का कॉल आया। पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। उसके पास मिले फोन और उसकी बाइक से उसकी पहचान किसी आरिफ खान के नाम से हुई है। आरिफ का नाम सुनते ही विकास के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वह अपने दोस्त विशेष को लेकर पुलिस की बताई लोकेशन पर भागा। तब तक आरिफ की बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया था। घटनास्थल पर बस उसकी बाइक और खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर विकास और विशेष की हालत खराब हो गई थी। पुलिस ने आरिफ के परिवार वालों को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे और जोर जोर से रो रहे थे। विकास और विशेष ने जाकर उन्हें संभाला। पुलिस ने उन्हें बताया था कि शायद आरिफ की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि जिस तरह से आरिफ की मौत हुई थी और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े हुए थे, उस हिसाब से तो लग रहा था कि किसी ने उसको मारकर उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की है। साथ ही पुलिस ने उन्हें बताया कि आरिफ के मोबाइल से कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जो संदिग्ध हैं। उन लोगों का संबंध क्राइम की दुनिया से है।
पुलिस की इस बात ने विकास और विशेष दोनों को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों से आरिफ का क्या संबंध हो सकता है? वह क्यों उन लोगों से बात किया करता था? ये सारी बातें तो उन दोनों को पता ही नहीं थी, क्योंकि आरिफ की बॉडी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि अब तक ठीक तरह से उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। इसलिए पुलिस विकास और विशेष को अस्पताल के मोर्ग में आरिफ की बॉडी की शिनाख्त के लिए ले गई, जहां आरिफ की आधी अधूरी बॉडी के टुकड़ों को देखकर विकास और विशेष की जान हलक में आ गई। आरिफ की डेड बॉडी की यह हालत देखकर विकास इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में बोला, यह सब क्या है ऑफिसर? आरिफ की बॉडी कहां है? ये तो बस लाश के कुछ टुकड़े हैं। उसके सवालों का जवाब देते हुए वो इंस्पेक्टर बोला, हमें एक्सीडेंट स्पॉट से बस इतनी ही लाश बरामद हुई है, इसी हालत में। जब विकास ने पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह से यह बात सुनी तो वह पूरी तरह से हैरान होकर रह गया और उसी स्वर में अचरज भरी निगाहों से उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, बट ये कैसे हो सकता है सर? आई मीन अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो भी जाए तो उसकी लाश तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना। यहां तो आधे से ज्यादा लाश गायब हैं, बस शरीर के कुछ हिस्से ही पड़े हैं, वह भी टुकड़ों में, जबकि इसकी बाइक बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका मतलब इसका एक्सीडेंट किसी दूसरे व्हीकल के चपेट में आने से नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तब भी डेड बॉडी तो पूरी मिलनी चाहिए ना सर। जबकि यह लाश देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह लाश एक्सीडेंट में कुचली नहीं काटी गई है, किसी ने तहस नहस कर दिया है इसके शरीर को। विकास की बात सुनकर वह पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हां में हां मिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, रोड एक्सीडेंट में बॉडी की यह हालत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि इसका एक्सीडेंट होने के बाद रात भर इसकी बॉडी उस सुनसान सड़क पर पड़ी रही। ऐसे में हो सकता है किसी जंगली जानवर या फिर कुत्तों ने इसकी बॉडी को नोच खाया है, क्योंकि इसके शरीर पर जानवर के नाखूनों के निशान और दांतों के निशान मिले हैं। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि इसकी बॉडी को किस जानवर ने नोच खाया है। लेकिन विकास को अब भी यह बात नहीं पच रही थी, क्योंकि वो इलाका सुनसान जरूर था, लेकिन उस इलाके में दूर दूर तक कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं था जो आरिफ की बॉडी की ऐसी हालत कर दें। और क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहां पर लोगों की आवाजाही नहीं थी, कोई रेजिडेंसी नहीं थी, लोगों के घर नहीं थे। ऐसी जगह पर कुत्तों का होना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लग रही थी, क्योंकि कुत्ते तो अक्सर लोकेलिटी में लोगों के साथ ही रहते हैं, सुनसान जगहों पर नहीं। ऐसे में विकास को पुलिस की थ्योरी बेबुनियाद लग रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और वह एक पल के लिए रुककर कुछ सोचते हुए उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक सर, हम इस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन टुकड़ों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह बॉडी आरिफ की है भी या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वह पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हां में हां मिलते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, अब इस बॉडी की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाएगी। वैसे भी हमने डीएनए टेस्ट के लिए इसके मां बाप के खून के सैंपल ले लिए हैं। कहते हुए वो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के मोर्ग से बाहर निकला। विकास और विशेष भी उसके पीछे पीछे मोर्ग से बाहर निकल आए और उससे विदा लेकर घर लौट आए। विकास और विशेष दोनों आरिफ की मौत से बेहद दुखी थे, लेकिन विकास दुखी होने के साथ साथ परेशान भी था। उसे इस तरह से दुखी देखकर विशेष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे डंड्स बंधाते हुए पूछा, क्या बात है विकास, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे बताओ। विशेष की बात सुनकर